मैंने लिखा है ना, रे ऑप्टिक्स। हो सकता है। पोल इज कंप्लीट, पोल तो दिया ही नहीं। चलिए भाई, लास्ट क्या पढ़ाया था, क्वेश्चन था क्या एक? अच्छा, चलिए भाई, रेक्टिफायर या डिस्टकारी के बारे में बात की थी। रेक्टिफायर या डिस्टकारी क्या होता है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और डायोड जो है वो ही रेक्टिफायर या डिस्टकारी की तरह बिहेव करता है। दो तरह के होते हैं, एक फुल वेव और एक हाफ वेव। फुल वेव दो में से एक ही तरंग को कन्वर्ट करेगा और एक में जीरो आउटपुट देगा। देख लेना आउटपुट, यानी कि हमें निर्गत जो निकालना है वो डायोड पे निकालना है या फिर लोड रेजिस्टेंस पे, क्योंकि आंसर उसमें उल्टे हो जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में फुल वेव आया था। फुल वेव के अंदर दो तरह के थे। उसमें पहला हमने लिखा था सेंटर टैप। सेंटर टैपिंग में लोड रेजिस्टेंस को जो द्वितीय कुंडली है उसके सेंटर पे टैपिंग कर दी थी। नेक्स्ट सेकंड आता है इसमें ब्रिज वेव। क्या कैसे लिखा था हमने ए वाले को, सेंटर टैप को वन वन। तो ये है सेकंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। सेतु तरंग, दिष्टकारी। बना लो भाई। अरे ये क्या गोसिपिंग चल रही है तुम्हारी ये आज? क्या पूछ रहे हो तुम? क्या खाना क्या बनाएगी बहन घर जाके ऐसे? अर्ध तरंग में एक डायोड आया था, सेंटर टेप में दो आया था। एक मतलब हाफ हमेशा वो जरूरी नहीं है। हमने एक क्वेश्चन जो लास्ट में कराया था उसमें तीन थे, फिर भी हाफ वेव वाला आया था। देखना है कि आउटपुट एक ही तरंग आ रही है दो में से तो हाफ वेव है। नेक्स्ट है सेतु तरंग, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ये क्या होता है ध्यान से सुनिए। चार डायोड का सेटअप दिया हुआ है और चार डायोड इस तरह से लगेंगे तभी जाकर कुछ काम बन पाएगा। ध्यान से सुनिए क्या चीज है यार। ये वाला काम, ये तो क्या होता है हमारा, ये क्या चीज होती है? ट्रांसफार्मर, जो अन्योन्य प्रेरण पे यहाँ पर ये अगर इस अनुपात दिया होगा उसका अकॉर्डिंग काम करेगा। अच्छा यार, इस पे इनपुट क्या आएगा? एसी। ये एसी इनपुट आया। अच्छा, अगर मान लो ये ऊंचाई हुआ, यानी कि इसमें आउटपुट बढ़ जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट थोड़ा सा ये बढ़ गया मान लो। अब उसके बाद में यहाँ आने वाला है, यहाँ पर इस तरह से दिया जाता है। देखो किस तरह से बनाया, ध्यान से सुनिए। दो डायोड एक दूसरे के समानांतर, ये दो डायोड भी एक दूसरे के समानांतर। अब इनका अरेंजमेंट क्या है वो कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आया जाए कि हमारे पास में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया हो, उसमें पूछा जा रहा हो इसमें से सेतु तरंग दिष्टकारी कौन सा है, तो उसमें इनका अरेंजमेंट भी बहुत सही होना चाहिए। उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले तो क्या चीज है। सबसे पहले यार ये एसी दिया था, ये एसी अभी भी एसी है। अच्छा, पहली वेव कौन सी आ रही है? पॉजिटिव। और मैंने बोला जब पॉजिटिव होती है तो ऊपर वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हमेशा साइन इस वाले का ऊपर वाले को जाता है। हमने अर्ध तरंग में भी ये काम किया, सेंटर टेप में भी ये वाला काम किया। अर्ध तरंग में तो इवन बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल लिए थे, उन सबके अंदर यही काम किया था। जो तरंग का पहला साइन आता है वो इसके पास जाता है। अब जैसे इसके पास आया, अब मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मजेदार कंसेप्ट है यार। यहां से स्टार्ट होगा। अच्छा, कितने रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन किस रास्ते पे जाएगा, D1 पे या D4 पे? क्यों D1 पे? फॉरवर्ड, अग्र अभिनीति है, तो यार यहां से ये यहां जाएगा। कितने रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन जाएगा कहां? D2 में नहीं जा सकता, पश्य अभिनीति है।
तो यहां से लोड रेजिस्टेंस पे चला गया। अच्छा, लोड रेजिस्टेंस पे भी कैसे गया एक बार देख लो वापस से। यार इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए और ये दिया बी। क्या लोड रेजिस्टेंस में जो गया है वो ए से बी होते हुए गया है? ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर पहुंच गया, कितने रास्ते? अब दोनों ओपन है ना। D4 भी ओपन है और D3। लेकिन D4 अगर अग्रभिनीति में है, क्या इसका कोई प्रतिरोध है फिलहाल यहाँ पर? क्योंकि ना प्रतिरोध दिया ही नहीं है, इसका मतलब मैं अग्रभिनीति में क्या मानूंगा? जीरो। और अगर मैंने इसको जीरो मान लिया, फिर तो यार ये यहां से होते हुए इधर चला जाता। अरे इधर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी उच्च विभव है, और यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पर और यहाँ का विभव तो यहाँ पर इधर लो से ये लोड रेजिस्टेंस में कुछ लॉस हुआ होगा, तो यहाँ तो कम विभव आया होगा, कम से उच्च की तरफ तो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमें पता चला यार इधर तो नहीं भेजेंगे यार। तो यहां से नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं, फिर तो हमारे पास में ये ही एक रास्ता बचा, इधर जाओ। अच्छा, क्या उधर जाएगा? नहीं। फिर हमारे पास में ये लो, सर्किट कंप्लीट, नेगेटिव पे चला गया। तो मतलब हमारे पास में पहला जो हाफ साइकिल हुआ था, उस पहले हाफ साइकिल के अंदर आउटपुट जो आया, ये आउटपुट हम कहां ले रहे हैं? ओपी, यानी कि आउटपुट एट लोड रेजिस्टेंस। तो हमारे पास में ये आउटपुट किधर आया भाई? कौन कौन से डायोड में? D1 और D3 पे ये वाला आया, D1 पर काम आया और ये D3 पे काम आया और ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में सेकंड साइकिल, ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव, अरे यही साइन इस पे जाएगा, अब नेगेटिव, और ये आ जाएगा प्लस। अब मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं समझाने के लिए। तो यार ये हायर है, तो अब यहां से स्टार्ट कहानी। अभी तक तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा, दो रास्ते। तो अब यार ये तो पश्चाविनीति या अग्रविनीति इधर चला गया, इधर से भी दो रास्ते, लेकिन इधर नहीं जाएगा। तो यहाँ, अरे अभी भी लोड रेजिस्टेंस में ए से बी ही गया, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो यहां से वापस से इधर आएगा, दो रास्ते, एक D3 और एक D4। तो D3 पे जाता तो वापस इधर ही पहुंच जाता यार। हमें तो सर्किट कंप्लीट करना है लो पोटेंशियल, तो ये इधर, ये सर्किट कंप्लीट। तो हमारे पास में अगला है वो भी ए से बी, यानी कि ये भी ऊपर ही, ये भी ऊपर ही, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस पे करंट दोनों ही में ही ए से बी ही गया, जैसे सेंटर टेप में भी ए से बी ही गया था, इसलिए डायरेक्शन सेम आया। लेकिन इस बार D2 और D4 ने काम किया, ये देख लो हमारे पास में ये ब्रिज वेव के अंदर दो आउटपुट आ गया। अच्छा, इसके अंदर ट्रिक जो है या फिर हिंट देखना है वो देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि यार ये चार डायोड है हमारे पास में, ये चार डायोड हमने यहां बना दिए हैं। इन चार डायोड में ये है D1, D2, D3 और ये D4, और नाम दे दिया यहाँ पर P, Q, R और S। हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पर देख रहा हूं इनपुट, एक बार इनपुट यहां से हुआ है और एक बार इनपुट यहां से हुआ है। यहां से मतलब यहां से, है ना। एक बार यहां से हुआ है, एक बार यहां से हुआ है। तो जब भी इनपुट होता है तो वहां पर हमसे पूछा जाएगा इसमें कि इनपुट कहां से होगा और आउटपुट जो है यानी कि निर्गत कहां से आएगा, ये पूछा जाएगा। चार पॉइंट है, PQRS। तो वापस से फटाफट से सुने। इस वाले में देखो, इनपुट का पहले वाले में, ग्रीन वाले में इनपुट कहां हुआ था? जहां एक का अग्र और एक का पश्य दिखा था, मतलब एक का P और एक का N। तो जहां पर भी एक का P और एक का N दिखे, वहां से इनपुट होगा। कहां कहां इनपुट हो सकता है देख लें। क्या एक का इधर से P पर देखूं तो P पर एक का यहां पर इसका फॉरवर्ड और इसका रिवर्स दिख रहा है, तो यहां पर इनपुट आएगा। ऐसे ही यहां पर भी। तो अगर इन दोनों पर इनपुट आया P और R पर, तो आउटपुट कहां से आएगा? Q और S से। तो यहां से आउटपुट हो सकता है। ये चीज क्लियर है? तो इनपुट के लिए ट्रिक लिख देते हैं, जहां एक का P टाइप और दूसरे का, लिखो,
किसका? सब पढ़ लिया, खत्म होने को आया, पूछ रहे क्या यूज है दिष्टकारी का। अरे कल ही तो लास्ट क्लास में तो बताया था, फोन चार्जर्स। फोन हमारा सेमीकंडक्टर है, उसको चार्ज करना है तो डीसी चाहिए, लेकिन घर पे आ रहा है एसी, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मशीन चाहिए, वो है ये मशीन। स्टार्टिंग में डायोड जो होता है वो करता है हमारा दिशकारी का काम। अब अच्छा तो पूर्ण तरंग वाला है, लेकिन किसी ने एक ही डायोड लगाया तो उसमें डीसी तो बन रहा है, लेकिन अच्छा डीसी नहीं बन रहा है। तो बेस्ट तो पूर्ण तरंग वाला ही हुआ, और उसमें भी ये सेंटर टेप वाला और ये वाला ही बेस्ट होते हैं। जो ब्रिज सेतु वाला कि सबसे बढ़िया वाला यही होता है, इनको यूज किया जाता है। इवन यही नहीं, इसके साथ में एक और चीज लगाई जाती है जो आगे आएगा, लिख लेना है। क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। मुझे एक एसी का और यहाँ का कुछ काम करना पड़ेगा। टेबल बनेगी भाई, टेबल बना लो जल्दी से, साथ साथ में लिख लेना। 3 खाने बनेंगे, खाने की चीज आती है। यहां पर है हमारे पास में अर्ध तरंग दिष्टकारी, और ये है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसके अंदर दोनों चीजें आ गई। इसमें पहला है हम जो यार इनपुट एसी दे रहे हैं, वो इनपुट एसी जो है वो कैसा होगा। तो मैंने पहले बस यहां पर दिखा दिया कि यार ये हमारे पास में इनपुट एसी आ रहा है फिलहाल। ऐसी सेम चीज मैंने यहां पर भी दिखा दिया कि यार इसमें इनपुट तो हम ऐसे ही ले रहे हैं, ये लो इनपुट ऐसे ले, इसका आउटपुट ले रहे हैं यार, आउटपुट। अच्छा, जो आउटपुट आएगा दिशकारी का वो तो क्या बन जाएगा, डीसी। अब मुझे बस ये बताओ कि अगर मैं आउटपुट के बारे में बात करूं, तो आउटपुट अगर अर्ध तरंग वाला हुआ, तो इस वाले का अगर आ गया, मान लो इस वाले का आउटपुट आ गया, तो इसका नहीं आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका नहीं आएगा, यही अर्ध तरंग होता है। लेकिन यही चीज जब मैं यहां पर करने वाला हूं, तो पूर्ण तरंग में चाहे सेंटर टेप वाला हो चाहे ब्रिज वाला हो, दोनों ही तरंगों का आउटपुट आता है, चाहे वो करंट का है चाहे वोल्टेज का है। ये पूर्ण तरंग, दिश तो दोनों ही है, क्योंकि दोनों में दिशा बंद होनी बंद होगी। अब यहां पर ये दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखा है, यार मुझे क्या करना है, मुझे आवृत्ति देखनी है। किसकी, आउटपुट की, जो हमारा निर्गत आया उसका। अच्छा, ये जो इनपुट है इसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या मान लिया, एफ। ध्यान से सुनिएगा क्या चीज है यार। एसी में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सर्कुलर में भी आया होगा, कि अगर कोई समय अंतर, समय, टाइम पीरियड हो गया बोलते हैं, आवर्तकाल, सॉरी, हाँ याद नहीं। आवर्तकाल जो है वो टाइम होता है जिसके पश्चात वो मोशन फिर से रिपीट हो। तो मुझे ये बताओ यार, इस वाले में मोशन रिपीट यहां से हो रहा है, मतलब ये हो रहा है, उसके बाद में वापस से रिपीट हो गया। यही कारण है कि तुम इसको क्या बोलते हो, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, क्योंकि हर ये इसके बाद में फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। अब मुझे बताओ यार, अगर इसका आवर्तकाल यहां से यहां तक, ये टी मान लो, ये आवर्तकाल है इनपुट का, क्या यहां पर देखना, इसका जो आउटपुट आया, क्या वापस से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, क्या पुनरावृत्ति स्टार्ट नहीं हुई, अब स्टार्ट हुआ है। तो क्या ये वाला टाइम भी वही रहेगा, मतलब इसका आवर्तकाल भी वही है, इतने टाइम भी अभी भी वही लग रहा है टाइम। ये इनपुट था जो हमने निवेश किया था, और ये आउटपुट है, यानी कि टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया, और टाइम पीरियड में चेंज नहीं आया तो फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड का उल्टा होती है। तो यहां से पता चला कि इसकी जो आवृत्ति आएगी वो वही आवृत्ति होगी जो पहले वाले की होगी। अगर इसकी आवृत्ति एफ है तो इसकी आवृत्ति भी सेम होगी, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड सेम। लेकिन ये चीज यहां देखो, क्या यहां से यहां तक ये है टाइम पीरियड, लेकिन इस वाले में तो रिपीटेशन यहीं से स्टार्ट हो गया, यानी कि कितने टाइम में, आधे टाइम में। तो यहां से जो आवृत्ति आएगी, अरे टाइम पीरियड हो गया आधा, तो फ्रीक्वेंसी डबल। तो यहां से हमें पता चलेगा, अगर हमने फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी के अंदर जो इनपुट दिया, आजकल चल रहा होगा एसी 50 आवृत्ति वाला, 50 हर्ट्ज की दिया, तो अगर तुमने उसको दृष्टकारी में गुजारा और वो दृष्टकारी अगर अर्ध तरंग वाला हुआ, तो आउटपुट अभी भी 50 वाला ही होगा, लेकिन अगर वो पूर्ण तरंग हुआ तो अब आवृत्ति 100 हो जाएगी। ये इसका फायदा है, ये काम में आएगा न्यूमेरिकल्स में।
नेक्स्ट आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मान निकालना है। अब ये आरएमएस जो है, या तो वो तुम वोल्टेज का आरएमएस निकालो या फिर धारा करंट का आरएमएस निकालो। ये एसी में पढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं यूज होता ही है, तो यहाँ यूज होता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यार अगर पूर्ण तरंग दिशकारी अर्ध तरंग दिशकारी है तो उसका जो आरएमएस होता है वो उसकी पीक वैल्यू यानी कि आयाम, ये वोल्टेज का आयाम अपॉन में टू, टू नहीं हुआ ये, √2 यहाँ आएगा पूर्ण तरंग। वापस से सुने यार, ये हमारे पास में साइन है, ये साइन का है, साइन का आरएमएस वोल्टेज का, वोल्टेज हो चाहे करंट हो, चाहे ये वी हो चाहे आई हो, तो यार वीआरएमएस और आईआरएमएस ये जो भी उसका पीक वैल्यू यानी कि आयाम आएगा ना, उसका √2 होता है साइन में। साइन में वो साइन नहीं है, वहां पर अर्ध तरंग में तो आउटपुट हमारे पास में ये आया है ना, ये आया है, तो वहां वाले का जो आता है वो वी पीक वैल्यू यानी कि अपॉन में 2, और यहाँ वाले में वही वैल्यू आती है जो तुमने पढ़ी है पूर्ण तरंग में, बताई गई है कि अभी कहां तक पहुंचे हैं? अच्छा, तो ये अभी फिलहाल के लिए ध्यान रख लें कि यार अर्ध तरंग में, अच्छा ये तो वोल्टेज का हुआ, करंट, या फिर अगर ये करंट वाला हुआ तो पीक वैल्यू अपॉन में √2 पूर्ण तरंग में ही आता है। औसत मान, औसत मान तो मैं यहां पर भी समझा दूं क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगेगा, आरएमएस में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैं वहां इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। औसत मान जो आता है वो भी यहाँ देख लो। अच्छा यहाँ पर ये साइन का कर्व, साइन की इक्वेशन दी हुई है, साइन का जितना प्लस उतना ही, तो पूरे एक का औसत 0, लेकिन इस वाले का औसत 2/पाई आई नो, अगर करंट हो तो आई नॉट, वोल्टेज हो तो वी नॉट, इसका औसत 2/पाई नेगेटिव है, या तो आई नॉट या वी नॉट, ये होता है। तो ये हमारे पास में औसत इसका जितना होगा इसका उतना ही होगा, टोटल का 0। अच्छा औसत का मतलब क्या है, यहां पर अलग अलग मान आ रहे हैं, तो देखो बढ़ रहा है करंट या वोल्टेज, फिर वापस से यहां देखो वापस से कम हो रहा है, तो अलग अलग मान की जगह इस पूरे में इतना मान रख दें तो भी सेम है, कि इस पूरे के दौरान इतनी औसत मान रही होगी, या फिर इस पूरे के दौरान जो कि परिवर्ती वैल्यू है, इसकी जगह इतना मान रख दो तो भी सेम काम है, इसका मतलब ये होता है औसत का। तो अगर मेरे से बोला जाए औसत निकालो इसका, अरे ये अर्ध तरंग का आउटपुट है, अच्छा इसका औसत ये इसका औसत कितना है, 2/पाई आई नॉट या वी नॉट, इसका औसत 0। अच्छा मतलब इस पूरे की जगह ये रख दू और इस पूरे की जगह ये रख दू, अच्छा इन दोनों का औसत a+b/2, अरे दो चीजों का औसत, तो ये तो हट गया, तो यहां से 2 से 2 गया तो कितना आएगा, I0/पाई। तो यहां से हमें पता चला इनका औसत मान जो होता है ना, अगर ये I0 है तो I0/पाई आएगा, और अगर वोल्टेज हुआ तो V0/पाई हुआ। और इस वाले में यार इसका औसत कितना आएगा, इस वाले का, पहले वाले का 2I0/पाई, इसका भी, और इन दोनों का औसत 2I0/पाई प्लस 2I0/2, 4I0/पाई अपॉन में 2, तो इसके लिए तो वापस से वही है, ये औसत आ गया। फटाफट से लिखे फिर आगे बढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कुछ, सेमीकंडक्टर प्लस एसी के मिलाकर।
कोई अगर भाई अगर किसी को इनमें, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि पुरानी चीजों में से दिक्कत आती है कि यार ये टॉपिक जैसे आते हैं, रेक्टिफायर दिस कारी, तो स्टूडेंट्स परेशान होने लगता है कि कहीं याद करने की चीज तो नहीं है। तो ऐसी चीजों को समझने के लिए किसी ऐसे बंदे को ऐसे समझो खुद कि भाई कोई लेमैन आदमी, मतलब जिसको कुछ नहीं पता है साइंस का, उसको समझाना है तो क्या बनेगा। जैसे हमें दिष्टकारी दिष्ट धारा बनाएगा, इनपुट आएगा एसी, घर में आता है एसी, लेकिन कुछ मशीनों को चाहिए डीसी, तो बीच में लगाना पड़ेगा दिष्टकारी। और दिष्टकारी दिशा जो परिवर्तित होती है उसको परिवर्तित होना बंद करवाएगा, मतलब आउटपुट एक ही दिशा में रखेगा। या तो दोनों तरंगों को बना दे या फिर किसी दो में से एक को। तो एक को बना रहा है तो अर्ध, और पूरे को बना रहा है तो पूर्ण। अब अर्ध तरंग जो होती है वो, उसमें हमारे पास में आउटपुट जो आता है उसकी आवृत्ति इनपुट के बराबर आती है, और पूर्ण तरंग में डबल आ जाती है, क्योंकि डायग्राम देख लो ऐसा है, दोनों तरंग उनके औसत मान, उनके आरएमएस मान, ये सब काम आते हैं न्यूमेरिकल में। तुम्हें पता चलेगा ये सब मैं सिर्फ याद करने के लिए नहीं, कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिखवा रहा हूँ कि यार वो एसी का यूज यहाँ पर आएगा। लिख लिया क्या? नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसी में दो तीन पॉइंट और बचे हैं, उनको भी आगे बढ़ाते हैं कि यार और कहां कहां हम इससे कुछ आउटपुट निकाल पाएंगे। यार एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर हिंदी में भी यही बोलते हैं। ये हायर स्टडीज में आता है, बहुत मतलब पढ़ा जाता है, लेकिन बस मैं बता रहा हूं आरएमएस। अगर तुम्हें एसी दिया हुआ है, एसी वहां पर भी निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें किस फॉर्म फैक्टर जिसको एफ बोला जाता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वो होता है अगर तुम्हें किसी का भी आरएमएस मान पता हो और किसी का भी औसत मान पता हो, तो आरएमएस मान अपॉन में औसत मान उसका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। चाहे वोल्टेज का अनुपात ले लो, चाहे करंट का अनुपात ले लो, चाहे तुम इस वाले टॉपिक में फुल वेव हाफ वेव में ले लो, चाहे तुम रेक्टिफायर मत पढ़ो। क्या ये औसत और आरएमएस तो एसी में भी पढ़ते हैं? तो औसत और आरएमएस, वहां पर आरएमएस और औसत से अगर डिवाइड कर दूं किसी भी चीज को तो वो उसका फॉर्म फैक्टर आ जाता है। तो ये पूछा जा सकता है फॉर्म फैक्टर क्या होगा। तो अब मैं ये हाफ वेव में ले रहा हूं। अच्छा, हाफ वेव में फॉर्म फैक्टर जो आएगा आरएमएस। अच्छा, वोल्टेज वोल्टेज का गेम खेलने। अच्छा, ऐसा करो करंट का भी लिख लो, वरना तुम सोचोगे अच्छा वोल्टेज वाले को ही कहते होंगे। तो यार मैं वोल्टेज वाले के लिए, क्या वोल्टेज के लिए वी नॉट बाय टू होता है, और ये वाली वैल्यू कितना आया था, वी नॉट बाय, ये वी नॉट बाय पाई। तो यहां से वी नॉट से वी नॉट उड़ गया, ये आ जाएगा पाई बाय टू। पाई बाय टू होता है फॉर्म फैक्टर हाफ वेव का। ये तुम किसी के लिए भी निकाल सकते हो। इवन साइन के लिए, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं तो एसी पढ़ रहा हूँ यार, छोड़ो यार। अच्छा, एसी में साइन की इक्वेशन है। साइन की इक्वेशन में आरएमएस जो होता है वो वी नॉट बाय रूट टू होता है, और एवरेज कितना होता है, जीरो। एवरेज जीरो होता है। अच्छा, एवरेज आधे साइकिल के लिए टू आई नॉट बाय पाई। तो यार इससे भी तो कुछ बन जाएगा, इससे भी तो आरएमएस और एवरेज को अनुपात लेंगे तो उससे भी फॉर्म फैक्टर बन जाएगा। किसी का भी आरएमएस और एवरेज के अनुपात से फॉर्म फैक्टर बन जाता है। यहां ले फुल वेव के लिए, तो आरएमएस कितना है, वी नॉट बाय रूट टू, और यह आ जाएगा टू वी नॉट बाय पाई। तो यहां से आ जाएगा ये पाई अपॉन में टू रूट टू। ये याद नहीं करना, बस ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे होता है। वैल्यू तो खुद निकाल लोगे, है ना। लास्ट है, एक और चीज होती है लास्ट, सेकंड लास्ट है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर बोलते हैं, इसको बोला जाता है उर्मिका, उर्मिला, उर्मिका, उर्मिका गुणांक। क्या चीज होती है, ध्यान से सुनिए। यार हमारे पास, मैं यूं ही रफली बना रहा हूं यार, ये एसी, एसी से हमने क्या किया, डीसी बना, ये बना एक में, और एक में ये ऐसे बना। यार ये बार बार वैल्यूज चेंज कर रहा है। एक तरह से जैसे तुम पत्थर, पानी में पत्थर फेंकते हो तो तरंगे आती है, उन तरंगों को उर्मिकाएं कहते हैं। रिपल्स वेव, रिपल वेव्स, उर्मिका, वो ऐसे पानी में ऐसे चलती है, क्लास 11 की वेव में आता है। तो ये रिपल फैक्टर यहाँ क्यों आया, क्योंकि यार हम तो बना रहे हैं डीसी, और इंसान जो है नॉर्मली सोचता है कि डीसी मतलब करंट है, ऐसा 2 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर। जबकि एक्चुअल में डीसी करंट जो होता है वो अपनी वैल्यू चेंज भी कर सकता है, बस डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारे पास में ये डीसी है तो ये भी डीसी है, लेकिन यार ये उर्मिका वाली डीसी है, यानी कि इनमें तरंगे बन रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो जब एसी से डीसी बनाया गया होगा तो एसी के कुछ गुण अशुद्धियां अभी भी आ गई है, अभी भी है।
तो इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। जितना ज्यादा रिपल फैक्टर होगा यानी कि उस डीसी में एसी की अशुद्धियां अभी भी है, तो ये चीज होती है ये रिपल फैक्टर। और इसका मान जो होता है अंडर रूट में, ये जो फॉर्म फैक्टर आया उसका स्क्वायर -1 डायरेक्ट याद करवाया जाता है कि हाँ ऐसे इसका ये होता है, इसका ये होता है। लेकिन हायर स्टडीज में पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर कि रिपल फैक्टर जब भी निकाला जाता है कहीं पर भी, तो आरएमएस मान और औसत का जो अनुपात आता है फॉर्म फैक्टर एफ, उसका स्क्वायर करते हैं, उसमें -1। देखो मैं खुद वैल्यू निकालता हूँ। चलो भाई इसके लिए वैल्यू निकालना है, पहले वाले के लिए। इसके लिए वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में पाई स्क्वायर बाय 4 - 1। अच्छा पाई मतलब 10 बाय 4, 2.5, 2.5 -1, 1.5। और 1.5 का रूट लेना है यार। 1.44 होता तो 1.2 आता, लेकिन 1.5 है तो 1.2 से थोड़ा सा ज्यादा, ये आता है 1.21। 1.2 की जगह 1.21 स्क्वायर करके देख लो, 1.5 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में अगर मैं इस वाले में देखो, पता होना चाहिए मीनिंग रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है यार। जब डीसी बना रहे हैं तो डीसी नॉर्मली लगता है कि करंट तो ऐसे सीधा जाना चाहिए यार फिक्स, लेकिन ये पल्स के फॉर्म में जा रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत एसी के गुण अभी भी है। जितने ज्यादा मतलब उर्मिका है, रिपल्स बन रही है, जैसे पानी पे तरंगे बनती है उनको उर्मिका कहते हैं, तो वैसे बन रही है, तो ये रिपल फैक्टर निकाला जाता है। इस वाले में निकाले, ये आएगा अंडर रूट में एफ स्क्वायर, एफ कितना, पाई स्क्वायर अपॉन में नीचे 8। अच्छा 10 अपॉन में 8, 1.25 -1, 0.25, 0.25 का रूट 0.5। लेकिन एक्चुअल में पाई स्क्वायर 10 नहीं होता, 9.8 समथिंग होता है, तो ये मतलब 0.5 से कम, ये 0.48। देख लो इसमें उर्मिकाएं कम है और उसमें उर्मिकाएं ज्यादा है। तुम देखो तो सही कैसे है यार। ये अर्ध तरंग है तो देखो इसमें उर्मिकाएं जो बन रही है ये ऊपर नीचे ज्यादा चल रहा है। इस वाले में अगर मैं बनाऊं फुल वेव में, तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये देखो उर्मिका थोड़ी सी कम हो गई है नीचे जाना, इसलिए इसमें उर्मिका गुणांक कम आया है। उसमें ज्यादा, उसमें मतलब बहुत अशुद्धियां आ गई है, इसमें अशुद्धियां कम है। लास्ट है, हमसे बोला जाएगा, ये थोड़ी सी चीज दक्ष याद करनी पड़ेगी। हमसे पूछा जाएगा इनकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी निकालो। तो एफिशिएंसी जो होती है इसकी होती है 40.6%। मतलब ये अगर 100 यूनिट एसी डाला जाए तो उसमें आउटपुट 40% को ही डीसी में कन्वर्ट करता है, बाकी उसमें उर्मिकाएं ज्यादा रह जाती हैं। और ये होता है फुल वेव है ना डबल, तो इसको डबल करना 81 अब 0.2, ये इसकी दक्षता होती है। मतलब हर 100 में से 81% को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, 20% लगभग एसी रहेगी। ये है, लिखो। अच्छा थोड़ा सा वहां का ज्ञान वैसे सर ने बता दिया होगा, बहुत बेसिक सी चीज है, यहाँ मुझे यूज करना है इसलिए बस मैं रिकॉल कराना चाह रहा हूँ। अगर किसी एसी सर्किट में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, तो ये कौन वोल्ट तक कौन सी मान है, आरएमएस। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आरएमएस। क्यों?
हाँ, क्यों? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है आज का। तुम्हें पता करके बताना है क्यों। एआर का क्वेश्चन बनेगा कि बाय डिफॉल्ट वोल्टेज या करंट जो होता है एसी में वो हम क्या बोलते हैं, आरएमएस। चलो एक हिंट, एक और क्वेश्चन पूछ ले तो वो हिंट भी बन सकता है। और यही चीज जब तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो ना, वोल्ट मीटर और एमीटर, वहां की जो रीडिंग होती है वो कौन सी होती है, औसत। क्यों? अगर मेरे से क्वेश्चन में बहुत डिटेल में पूछ लिया जाए कि अगर मान लो एक बैटरी लग रही है, बैटरी मतलब डीसी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, उसमें अमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर है, तो वो 5 क्या है, औसत मान। और अगर बैटरी की जगह एसी लगा दे, गोला बनाकर ऐसे एस बना दे सीधा, तो वो वही करंट 5 एम्पियर आरएमएस होगा। क्यों? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, लिख लिया गया। पता कर लोगे ना, किसी टीचर से नहीं पूछोगे, टीचर से नहीं पूछोगे। टीचर से पूछोगे तो फिर तुमने क्या ही किया। नहीं, सोचो, गलत ही सोचो क्या है, पर किसी से पूछ लोगे तो फिर तो चीटिंग हो गई। हाँ, एसी। चलो बता देते हैं यार, क्या है, कब तुम अभी टीचर से पूछोगे परेशान करोगे उनको। यार, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एमीटर और वोल्ट मीटर यूज हो वो अलग है, और एसी में जो यूज करते हैं वो अलग है। तुमने मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, चल कुंडली धारा मापी, वो चल कुंडली धारा मापी जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा होगा, करंट वाले में, कि एक स्टील की रोड होती है, उसमें चुंबक नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में एक आर्मेचर रोड उसको रखते हैं, वो घूमता है, उसका करंट सीएस और वीएस, करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता निकाला होगा, है ना। वो आई बाय सी, जिसकी वैल्यू एन बी ए बाय सी और एन बी ए बाय सी आर ये होता है ना। ये वाली वैल्यू जब निकाली होगी ना, तो वो जो पढ़ा था एमीटर और वोल्ट मीटर, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला था, वो डीसी करंट नापता है, डीसी करंट नापता है। और जो एसी में भी जितने भी वोल्ट मीटर एमीटर पढ़ोगे ना, वो वोल्ट मीटर एमीटर वो वाले नहीं है जो चंड चल कुंडली धारा मापी है, वो क्या होते हैं, वो मशीन होती है हॉट वायर, गरम तार इंस्ट्रूमेंट। वो जो तुमने धारा मापी पढ़ा था गैल्वेनोमीटर, वो सिर्फ डीसी में काम आता है, एसी में काम नहीं आता है। एक होता है, एक मशीन होती है, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ, जो हम एसी के अंदर वोल्ट मीटर एमीटर पढ़ रहे हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करने वाली मशीन है। मतलब करंट आएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो रीडिंग देता है। और वो जो मैग्नेटिज्म वाला पढ़ा था जो डीसी में आया था, वो था करंट आएगा तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड के करंट टॉर्क आएगा, घूमेगा, तो टॉर्क की वैल्यू बीना साइन थीटा, तो साइन थीटा हटाया बीना, उससे आई अपॉन में थीटा की वैल्यू एन बी ए अपॉन में सी आए। तो यहां पर एसी के अंदर जो भी तुम चीजें पढ़ोगे, वो कौन सी वाला एमीटर वोल्ट मीटर है, जो धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, और धारा के उष्मीय प्रभाव यानी कि उष्मा के अकॉर्डिंग मान देता है, और उष्मा का लेना देना आरएमएस मान से, उष्मा का लेना देना आरएमएस से, और औसत मान का लेना देना चार्ज आवेश से। पढ़ाया गया, सुन ले। औसत मान जो होता है किसी भी चीज का, उसका रिलेशन आवेश से होता है, और आरएमएस जो होता है उसका लेना देना हीट यानी कि उष्मा से होता है। अब ये जो मशीन है, जो हमारा एमीटर और वोल्टमीटर एसी में पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल में ऐसी मशीन होती है जो तुमने नहीं पढ़ी है अभी तक। जो चल कुंडली धारा मापी में पढ़ा था, उसके अंदर एक कोयल होता है, मैग्नेट्स के बीच में होता है, करंट आएगा, टॉर्क लगेगा, घूमेगा, फिर वहां पर वो सी आई और वी आई यानी कि धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता पढ़ा था, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम नहीं करता है, वो किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क आया, वो वाला पार्ट था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करने वाली मशीनें डीसी में यूज होती है, और उष्मा के धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करने वाली चीजें एसी में यूज होती है। और उष्मा का लेना देना आरएमएस पे है, जितनी ज्यादा उष्मा होगी, ध्यान से सुनिए, उष्मा की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी,
स्क्वायर, धारा का स्क्वायर, फिर उसके बाद में उसका रूट, फिर औसत, फिर उसका रूट, तो आरएमएस, यानी कि ऊष्मा का आरएमएस वैल्यू से लेना देना है, क्योंकि यहाँ की मशीन है एसी की, आरएम हीट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है, यानी कि वो मान सीधा आरएमएस देगी। तो वहां के एमीटर और वोल्टमीटर अलग होते हैं और यहाँ के एमीटर और वोल्टमीटर एकदम अलग होते हैं। यहाँ एसी में जो एमीटर वोल्टमीटर पढ़ रहे हो, उसकी संरचना में वो चल कुंडली धारा मापी है ही नहीं, मैग्नेट्स है ही नहीं। उनके वोल्टमीटर और एमीटर यहाँ के जब हम पढ़ें, तुम पढ़ोगे कभी देखोगे, तो उसमें सिर्फ एक तार है, तार के अंदर एक जैसे हीटर की कोयल होती है वैसे होता है, जितनी ज्यादा ऊष्मा उतना ज्यादा मान, ऐसे आता है। तो मतलब वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। और अगर करंट ज्यादा आएगा तो हीट ज्यादा आएगी, हीट ज्यादा आएगी तो हीट का लेना देना आरएमएस है, इसलिए ये आरएमएस वैल्यू देते हैं। और वहां पर वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते थे डीसी वाले, इसलिए वो औसत देते थे, वहां औसत करंट यूज होता है, ये कारण। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए एक तो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। क्वेश्चन में बोला गया है, मैं इस ये वाली लाइन इसलिए बोली थी कि मैं क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज बता रहा हूं, ये यार ये कौन सा सोर्स दिया है, एसी। अच्छा मुझसे बोला जा रहा है इस एसी का पाठ्यांक 20 वोल्ट है, आरएमएस। तो ये 20 वोल्ट वोल्ट मीटर होगा, लेकिन ये वोल्ट मीटर आरएमएस, क्योंकि ये धारा के उसमें प्रभाव पर काम करने वाली मशीन है। अच्छा ये बीच में क्या लगा दिया देखना, और डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर। क्वेश्चन है लोड प्रतिरोध पर प्राप्त निर्गत वोल्टेज का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए यार, ये वाली वैल्यू क्या है, इनपुट है ये, अलग पेन से लिख रहा हूं, इनपुट है, और इनपुट में भी क्या माना जाएगा इसको, आरएमएस। अच्छा ये यहां पर आउटपुट चाहिए, अरे ये कौन, सबसे पहली बात तो आउटपुट किसका चाहिए, ध्यान से सुनो, कि एक सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आ गया। अभी तो तुम करोगे क्योंकि चल रहा है सेमीकंडक्टर, वहां सोचना पड़ेगा कि यार ये यहाँ पर सेमीकंडक्टर है और डायोड है, और डायोड तो दो रेक्टिफायर होते हैं, ये कौन से वाले हैं, फुल वेव या हाफ वेव, ये हाफ वेव है, एक अकेला डायोड तो यहाँ से एक बार तो आउटपुट दे देगा, एक बार नहीं देगा, ये हाफ वेव है। अच्छा हाफ वेव है, तो हाफ वेव के अंदर यहाँ जो आउटपुट का आरएमएस होता है वो पीक वैल्यू बाय 2 आता है, पीक वैल्यू बाय 2। तो अगर मुझे यहाँ पर पीक वैल्यू मिल जाए तो मैं उसको आधा कर दूंगा, लेकिन पीक वैल्यू दी है क्या, नहीं। क्या यहाँ पर पीक वैल्यू आ जाएगी, क्या यहाँ पर पीक वैल्यू बड़ी होती है, तो √2 टाइम्स ऑफ 100, ये आया, तो यहां से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 100√2, और ये 2 कितना आया, 50 रूट। अच्छा यही अगर फुल वेव होता तो ये आरएमएस फुल वेव आता वहां रेक्टिफायर, तो आरएमएस V0/√2 होता, और √2 से √2 तो 100 आता आंसर। ये बार एक बार और देख लेना, कहीं मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, वहां पर ये वाली वैल्यू को आरएम यहां सीधा मान नहीं लिखा है, वहां बोला गया है इनपुट का आयाम, मतलब ये ही पीक वैल्यू है, और यही पीक वैल्यू है तो आंसर 50 आता है। तो देख लेना वहां इनपुट में आयाम दिया है, मतलब अधिकतम मान, या फिर आरएमएस दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पहले ये चाहिए होगा, तो अगर वो दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर सीधा मान दिया है तो आरएमएस होता है, आरएमएस से वो निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन तो बेहतरीन वाला आने वाला है, उसके अंदर सब रिपीट हो जाएंगे।
बड़े अरे गड़बड़ हो गई, रुको। समझ में हो गए, आ गया होगा क्या गड़बड़ हुई थी। क्वेश्चन को हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना था, वो नहीं हो पा रहा था। यहां ये अभी तक का कहां का क्वेश्चन है? ट्रांसफॉर्मर, डायोड वायोड तो दिए ही नहीं है, तो ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे बता सकते हो क्या क्या दिख रहा है? यार इन प्राथमिक कुंडली में 220 का आरएमएस दिया है, और ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर में एसी ही दिया जाता है, डीसी में काम नहीं चलता है। और ये 20:1 का रेशो दिया हुआ है, यानी कि 20 को 1 में बदलेगा तो 220 को 11 वोल्ट में चेंज करेगा। मतलब यहां पर आने वाला ये अप चाहिए, ये 11 वोल्ट आने वाला, लेकिन क्या आएगा वो 11 वोल्ट, एसी या डीसी? अब उसके बाद एसी या डीसी? अभी भी एसी आएगा। इनपुट और आउटपुट, घर में बाहर जो मोहल्ले में ट्रांसफार्मर है उसका इनपुट भी एसी है और आउटपुट भी एसी है, तभी तो यहां पर एसी पहुंचा है। अब उसके बाद में फिर से क्या आ गया? डायोड। ये कौन सा डायोड है? अग्र डायोड, हाँ, वो तो अभिनीति होती है। ये रेक्टिफायर मानू तो कौन सा हो सकता है अकेला? हाफ है। उसके बाद में हमारे पास में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यार, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा था वो। था ये यही है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये जो 220 है, ये पीक वैल्यू मतलब शिखर मान है। लोड रेजिस्टेंस पर करंट का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। लोड रेजिस्टेंस पर करंट का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। आधे से ज्यादा तो मैंने ही बता दिया, अब तो तुम ही बता दो यार। 5 मिली एम्पियर में निकाल दो यार। कितना? 550। 0.55 मिली एम्पियर। चलिए भाई देखिए, यार ये तो ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्मर में भी शायद अपचाई दिख रहा है, नंबर कम हो रहा है, तो ये पीक वैल्यू है, तो यहां पर भी हम पीक वैल्यू निकाल लें। तो यार ये 20 गुना कम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 11 वोल्ट। ये करके बताऊंगी, ये आता है ना, ये तो डायरेक्ट। यार 1/20 हो जाएगा, मतलब 20 गुना कम हो जाएगा, तो ये इससे ही आ गया। अच्छा अभी भी ये तो एसी ही आया यार, क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो इनपुट और आउटपुट एसी ही होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे आया अब इस बार। अब यार ये क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा ये पीक वैल्यू है।
हाफ वेव रेक्टिफायर पे यहाँ का जो आरएमएस होता है वी, अच्छा वोल्टेज दिया है या करंट दिया है इनपुट में, तो आउटपुट भी वोल्टेज का ही मिलेगा। तो वोल्टेज का आउटपुट जो आएगा वो पीक वैल्यू बाय 2, हाफ वेव में तो ये होता है क्योंकि हाफ वेव है। तो पीक वैल्यू कितनी आई 11 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 5.5 वोल्ट। लेकिन हमें तो यहां पर करंट चाहिए आरएमएस में, तो वी आरएमएस मिल जाए और यहाँ का आर मिल जाए तो लाइफ सेट है। तो ये 5.5 अपॉन में 10 इंटू 10 की घात 3, तो 0.55, और ये ऊपर जाएगा तो मिली एम्पेयर। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। उसके लिए बस समझ में आना चाहिए कि बेसिक चीजें क्या है। इतना टफ तो नहीं है, बस समझ में आना चाहिए ये वहां का अलग टॉपिक है, ये यहाँ का अलग टॉपिक है, मिक्स कर दिया। आने लायक क्वेश्चन है नीट इस बार का, इस वैरायटी का। एक नोट लिखें, दिष्टकारी से प्राप्त आउटपुट में, दिष्टकारी से प्राप्त आउटपुट में एसी की अशुद्धियां, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, एसी की अशुद्धियां ब्रैकेट में उर्मिकाएं, दिष्टकारी से प्राप्त आउटपुट में एसी की अशुद्धियां ब्रैकेट में उर्मिकाएं हटाने के लिए लोड रेजिस्टेंस के समानांतर एक संधारित्र फिल्टर लगाया जाता है। नेक्स्ट लाइन में उर्मिकाएं कम करने के लिए, उर्मिकाएं कम करने के लिए संधारित्र की धारिता इसका आगे लिख देना सी हाई होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और इनपुट आवृत्ति सब हाई होना चाहिए। चलिए भाई समझें क्या चीज है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या, पहले तो बस देखेंगे क्या काम है। अच्छा देखो रफली मैं बना रहा हूं क्या चीज है यार। हमने सही बोलूं तो जो हमारा फोन का चार्जर होता है ना, उसमें ये सारे, अब ये कंप्लीट हुआ है हमारा फोन का अडाप्टर पूरा, सारी चीजें आ गई है यार। ये मैंने बोला था फोन 220 वोल्ट सहन नहीं कर सकता है, इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था वो अपचाई ट्रांसफॉर्मर लगाया हुआ है। तो घर में 200 अडाप्टर वहां जोड़ा, तो उसको तो उस सॉकेट से क्या मिला 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का देखो ये क्वेश्चन 220 से 11 पे पहुंचा, अभी तक हमारे फोन तक नहीं पहुंचा है। फोन तो ये रहा लोड रेजिस्टेंस, बीच में कोई रेक्टिफायर आएगा। वैसे तो यार हाफ वेव की एफिशिएंसी दक्षता कम होती है, फुल वेव होना चाहिए, तो फुल वेव मान लो, यहाँ पर फुल वेव है। बीच में ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को कम करता है, फिर वहां पर हमारे पास में दिष्टकारी आएगा जो उसमें से उसकी धारा को चेंज करंट की डायरेक्शन चेंज होना बंद करेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर फुल वेव भी हो गया चाहे हाफ वेव हो गया, यहाँ तो उर्मिकाएं आ रही है, और अगर उर्मिकाएं आ रही है तो इसमें इसके अंदर इसके समानांतर क्या लगाया जाता है, कैपेसिटर। ऐसे तो कैपेसिटर लगा दिया जाता है। ये यहाँ पर ये डायोड अगर मैंने बनाया भी सही, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा देता है। अब ये फोन लगा हुआ है, यहाँ जाकर पूरा एडाप्टर कंप्लीट होता है हमारा, जो फोन का चार्जर है वो यहाँ कंप्लीट हुआ। क्या हो रहा है ध्यान से सुनिएगा यार। यहाँ पर ये जो एसी आया ये तो ऐसा है, और यहाँ पर जो आया वो या तो हाफ वेव हुआ तो ऐसा आएगा, लेकिन अभी भी उर्मिका है। और अगर उर्मिका है तो यार यहाँ पर तो यार मुझे एकदम फिक्स करंट चाहिए।
मैं तो चाहूंगा ना कि करंट ऐसा वाला है, लेकिन ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है। तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है। ये कैपेसिटर क्या करेगा, भूखा है, स्टार्टिंग में आरसी सर्किट स्टार्ट हो गया, भूखा है तो पूरा का पूरा स्ट्रेट वायर की तरह यहां से करंट को लेगा और यहां पर स्टोर करेगा। अरे स्टोर करेगा तो अब यार याद करो, एक आवेशित संधारित्र तो बैटरी की तरह काम करता है, और जब इसने पूरा आवेश ले लिया तो अब ये चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होकर अब ये करंट या तो इधर से या इधर से इसको देगा और एक नियत करंट देगा, और नियत करंट देगा तो अब करंट यहां पर ऐसा आ जाएगा। तो बीच में एक फिल्टर लगाया जाता है, और वैसे भी तुमने पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, आरसी सर्किट चल रहा है, कि कैपेसिटर जो होता है उसमें से एसी सर्किट, एसी करंट जो होता है निकल जाता है ना, डीसी रुक जाता है, एसी, तो यहां पर डीसी को तो स्टोर कर लेता है और एसी को आगे भेज देता है। कैपेसिटर वैसे भी एसी सर्किट, एसी करंट को कोई स्टोर नहीं कर सकता, याद है क्यों? मैंने बोला था एसी करंट का औसत जीरो होता है, एसी करंट का औसत जीरो होता है, और औसत का काम चार्ज से लेना देना है, आरएमएस का काम हीट से लेना देना। तो अगर मेरे से पूछा जाए एक साइकिल में एसी का औसत कितना है, जीरो, यानी कि एक साइकिल में कितना आवेश आएगा, जीरो। इसलिए कहीं पर भी चार्जिंग के लिए एसी यूज नहीं करते हैं, डीसी यूज करते हैं। इसलिए जहां जहां चार्जिंग की मशीनें हैं वहां बीच में एक एडाप्टर आता है जिसमें रेक्टिफायर लगा होता है, क्योंकि एसी को अगर मैं यूज करूंगा तो औसत एक पूरे साइकिल में करंट जीरो आएगा, यानी कि औसत का मतलब चार्ज जीरो आएगा, और चार्ज ही तो करना है और वही नहीं आ रहा है तो क्या ही मतलब है, क्योंकि पहले आधे लूप में जितना चार्ज करेगा अगले आधे में उसी से वापस ले लेगा। एसी में ये होता है, डीसी में चार्ज होता जाएगा। इसलिए डीसी वाला तो यहां आ जाएगा, उसके बाद में ये अब यहां मुझे बोला जा रहा है सबसे, इसको बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर, कि यार क्या होगा, यार इसमें अगर एसी भी, इसमें एक तरह से एसी भी और डीसी भी है, तो यार ये डीसी को तो क्या कर देगा, स्टोर, और एसी को आगे भगा देगा, जैसे ऐसे भगा दिया, तो भगा दिया तो इसने एसी को, डीसी को स्टोर कर दिया, अब ये डीसी को इसको देगा, मतलब एक नियत करंट देगा, नियत करंट देगा तो हमारा फोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है कैपेसिटर का फिल्टर, ये छान रहा है छन्नी की तरह एसी को, और डीसी को बचा रहा है, और डीसी को फिर इसको देगा, तो कैपेसिटर फिल्टर। और बोला जाता है कि अगर कैपेसिटर फिल्टर अच्छे से यूज करना है तो सी ज्यादा होना चाहिए, अरे सी ज्यादा होगा ज्यादा स्टोर करेगा, लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, साथ में इनपुट की आवृत्ति भी हाई होनी चाहिए। अरे इनपुट की आवृत्ति अगर हाई होगी तो ऐसे यार, एक तो आवृत्ति ये हुई तो आराम से उर्मिकाएं दिखेगी, और एक आवृत्ति बहुत कम हुई तो ऐसे सीधी लाइन दिखेगी, तो इनपुट की आवृत्ति, ये 3 पॉइंट से हमारा ये रेक्टिफायर वाला काम यहीं समाप्त होता है। हेडिंग डालें, ये लिख लेना, और ये एक रफली एक सा डायग्राम बना लो कि हमारे पास में जहां लोड रेजिस्टेंस है वहां पर ये बना दिया, बस ये कैपेसिटर फिल्टर ऐसे समांतर में लगाया जाता है। हेडिंग डालें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, फिर उसको न्यूमेरिकल पे आएंगे। भंजन तथा भंजन, भंजन नहीं भंजन, ब्रेकडाउन, भंजन तथा भंजन वोल्टता, भंजन वोल्टता, एक साथ में इंग्लिश में भी लिख दें, क्या पता मुंह से मेरे निकल जाए ऐसे, ब्रेकडाउन एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। भंजन यानी ब्रेकडाउन, एंड भंजन वोल्टता, ब्रेकडाउन वोल्टेज। 2-4 मिनट लिखना पड़ेगा इसमें, कंटिन्यू लिखो। किसी भी डायोड का ब्रेकडाउन या भंजन पश्य अभिनीति में ही बंद हो गया। अभी फिर भागते फिरोगे। ये रहा सेमीकंडक्टर, ये है ट्रांजिस्टर, निकाल लो, चल नहीं रहा।
किसी भी डायोड का ब्रेकडाउन पश्च अभिनीति में ही संभव है। मतलब अगर ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि डायोड को रिवर्स बायस में लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें। किसी डायोड को रिवर्स बायस आरबी, पश्च अभिनीति, कुछ भी तीनों में से एक भी चीज लिख दो, आरबी, रिवर्स बायस या पश्च अभिनीति, इतनी बार यूज किया तुम समझ जाओ क्या लिखना है। यदि किसी डायोड को पश्च अभिनीति में लगाया जाता है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अपवहन धारा प्रवाहित होती है। यही वाली होती है रिवर्स में, तो फॉरवर्ड में कौन सी होती है, विसरण आने लग जाती है। अपवन धारा प्रवाहित होती है। यदि अब यदि पश्च अभिनीति वोल्टेज को यदि पश्च अभिनीति वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाए तो अपवन धारा का मान बढ़कर अधिकतम हो जाता है। जिसे पश्च संतृप्त धारा पश्च संतृप्त कहते हैं। नेक्स्ट लाइन। यदि रिवर्स बायस वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाए यदि रिवर्स बायस वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाए तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ने के कारण बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ने के कारण वोल्टेज के एक निश्चित मान पर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने के कारण वोल्टेज के एक निश्चित मान पर इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त होकर सैंपल के अन्य परमाणुओं से सैंपल के अन्य परमाणुओं से अत्यधिक गति ऊर्जा के साथ टकराते हैं अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ टकराते हैं तथा बहुत सारे आवेश वाहक उत्पन्न कर देते हैं। जिससे पश्च अभिनीति में धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है जिससे पश्च अभिनीति में धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। इस वोल्टता को इस वोल्टेज को
इस वोल्टेज को भंजन वोल्टता कहते हैं। भंजन वोल्टता कहते हैं। सिलिकॉन के लिए ये 35 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए ये 25 वोल्ट होता है। समझेंगे अभी थोड़ी देर में। मैंने बोला था हर चीज सिलिकॉन के लिए बहुत ज्यादा आएगी। पहला, वर्जित ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन के लिए 1.1 और जर्मेनियम के लिए 0.7। दूसरा, विभव प्राचीर पीएन में 0.7 और जर्मनी 0.3। तीसरा, भंजन वोल्टता सिलिकॉन के लिए 35 और इसके हर एक का कारण एक ही। सिलिकॉन में बाह्य परमाणु तीसरी कक्षा में, बाह्य इलेक्ट्रॉन तीसरी में है और जर्मेनियम में चौथी में है, इसलिए बंधा हुआ न्यूक्लियस के पास ज्यादा है, इसलिए सिलिकॉन हर चीज में ऊर्जा ज्यादा लेता है। लास्ट लाइन, डायोड का भंजन केवल, वो क्या बताया था, अवक्षय या अवशय, अवशय परत क्षेत्र में ही होता है। अवशय परत क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुने। यार हमारे कहानी है पूरी, मैंने पूरा एकदम फिजिक्स लैंग्वेज ही नहीं लिखा है, मैंने पूरी अपने शब्दों में लिखा है, क्योंकि कहीं लिख के थोड़ी ना दिखाना है, समझ में आना चाहिए यार, कहानी की तरह एक बार पढ़ा और खत्म, बार बार थोड़ी ना पढ़ना है इनको। सबसे पहली बात यार, अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति पता है, डायोड को बैटरी से जोड़ना यानी कि अभिनीति है, बायसिंग। अब दो तरह से अभिनीति होती है, पश्च और अग्र। और हमने ग्राफ बनाया हो तो याद करो यार, अग्र अभिनीति में यहां से ये नी वोल्टेज और यहां पर ये ब्रेकडाउन, इधर करंट एकदम से बढ़ा था, तो यहां पर ये जिस वोल्टेज पर ये काम हुआ उसको हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब भंजन वोल्टता बोला। वो क्या चीज है वो सुनते हैं। पहली बात तो यार मुझे पता है, अग्र अभिनीति में अगर मैंने जोड़ा होता तो वहां मुझे बहुत सारे आवेश वाहक मिलते, इलेक्ट्रॉन और होल्स, वो भी बहुसंख्यक वाले। क्योंकि यार वहां पर, अब वहां पर कौन बैटरी जोड़ देंगे, कौन सी धारा आएगी, विसरण धारा, और विसरण धारा तो बहुत अधिक बल बहुसंख्यकों के कारण आती, तो उनकी कोई कमी ही नहीं है। तो वहां पर तो यार अगर मैं छोटी बैटरी लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन कम जाए, करंट ज्यादा कम जाएगा। बड़ी बैटरी लगाऊंगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और बड़ी लगाऊंगा और ज्यादा जाएगा, क्योंकि वहां पर आवेश वाहकों की कमी ही नहीं है। लेकिन यार पश्च अभिनीति में, क्योंकि आवेश वाहक जो है वो अल्पसंख्यक बहुत कम है, पी वाले में इलेक्ट्रॉन है और एन वाले में होल्स हैं, और कम संख्या में है। और पश्च अभिनीति में मुझे पता है कि यार अपवन धारा आती है अल्पसंख्यकों के कारण, जिसकी दिशा एन से पी होती है, और विसरण की तो पी से एन होती है। बैटरी लगाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, वरना बैटरी लगाने से तो पहले तो दोनों ही धाराएं बराबर थी और नेट करंट जीरो था, वहां डायोड बन जाता था। तो अगर यहां से करंट आना लगेगा तो मैंने पहले छोटी सी बैटरी लगाई, छोटी सी बैटरी लगाई, सुनना भाई, जो इधर उधर खो रहे हैं कुछ लोग, इधर ध्यान से बैटरी अगर हमने लगाई तो जो इलेक्ट्रॉन, पहले तो दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे हमने इधर से बैटरी लगाई तो यार यहाँ वाला करंट बढ़ने लगेगा। ये वाला करंट कौन सा था, अब वह तो ये बढ़ने लगा। छोटी सी बैटरी लगाई, बढ़ गया। थोड़ी सी बड़ी बैटरी लगाई और बढ़ गया, थोड़ी सी और बड़ी बैटरी लगाई और बढ़ गया। सारे के सारे अल्पसंख्यक आवेश वाहक काम में आने लगे, और जितने मान लो 1 लाख थे, 1 लाख के 1 लाख करंट में भाग लेने लगे। अब इससे अलावा तो अब हमारे पास अल्पसंख्यक बचे ही नहीं, क्योंकि तो कम है ना, वो तो कम पड़ेंगे। तो अब मैंने एक बैटरी लगाई तो यार बढ़ गया, अब और बैटरी बढ़ा रहा हूं, मतलब उसके बाद में तो अल्पसंख्यक आ ही नहीं रहे। तो अल्पसंख्यक आ ही नहीं रहे तो यानी कि करंट हो गया मैक्सिमम। तो ये रिवर्स बायस पश्च अभिनीति में अधिकतम, यानी कि अधिकतम मतलब संतृप्त, संतृप्त धारा हो गया, और पश्च अभिनीति में हुआ तो इसको बोलते हैं पश्च संतृप्त धारा। अब अगर इसके बाद में तुम और बड़ी बैटरी लगाओगे रिवर्स में, तो ये कोई है ही नहीं। लेकिन यार ये कौन से इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कौन से थे, अल्पसंख्यक। कैसे बनता है अल्पसंख्यक, ताप द्वारा उत्पादित बॉन्ड टूटने के कारण। और बहुसंख्यक कहां से आते थे, अशुद्धियों से, बाहर से अशुद्धियों से आते थे, डोपिंग से। तो यार ये तो ताप टूटने, तो हमने क्या किया, हमने बैटरी और बढ़ाई, और बढ़ाई तो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। अब जो अल्पसंख्यक थे वो तो खत्म, बहुसंख्यक उल्टा तो चलेंगे नहीं, रिवर्स में उल्टा तो चलेंगे नहीं। तो अब हमारे पास में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, बंधे हुए तो बहुत सारे हैं ना सैंपल में, वो बंधे हुए वो एनर्जी लेने लग गए। क्योंकि मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर मैंने कोई बैटरी लगाई, अरे बैटरी लगाया तो विद्युत क्षेत्र आ गया,
बैटरी के कारण तो विद्युत क्षेत्र आया था, और विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पर बल लगता है, Q इंटू ई। तो इस पर बल लगना स्टार्ट हुआ, ये कांपने लगा, एनर्जी बढ़ गई। मैंने और बड़ी बैटरी लगाई रिवर्स में, और कांपने लगा। एक टाइम पर एक ऐसी बैटरी आएगी जहां पर ये बल जो है इसको बांधने वाला बल से ज्यादा हो जाएगा, और ये टूट के जाएंगे। और जब ये टूट के जाएंगे और इतना एनर्जी आ गई तो बहुत तेज से चलेंगे, और बहुत तेज से चलेंगे, जहां जहां टकराएंगे वहां इलेक्ट्रॉन फ्री करवाते जाएंगे। एकदम से आवेश वाहक बहुत बढ़ गए, बॉन्ड टूट गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन और होल्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉन होल्स बनते हैं जब भी बॉन्ड टूटता है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बन रहे हैं और होल्स भी बन रहे हैं। एकदम से पश्चाभिनीति में इस वाले पर एकदम से करंट बढ़ा, क्योंकि आवेश वाहक बहुत आ गए एकदम से। लेकिन यार इसमें एक डैमेज है, एक प्रॉब्लम ये है कि यार ये करंट तो बढ़ गया, अब वो रिवर्स बायस जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता था रिवर्स में, अब उसमें से भी करंट जाने लगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि यार एकदम से आवेश वाहक बढ़ गए। लेकिन यार अगर सोच के देखो, मैंने जो बाहर से भंजन वोल्ट है, यानी कि जिस पर ये टूट फुट हुई है, वो मैंने बोला मान लो 35 वोल्ट है, 35, तो 35 वोल्ट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे गति ऊर्जा में ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मान लो एक ऐसा पदार्थ ले लिया जिसकी भंजन वोल्ट था 100 वोल्ट है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 100 इलेक्ट्रॉन वाला सैंपल में भाग रहा है, टकरा रहा है, अरे वो हाहाकार मचा देगा, वो तोड़ फोड़ कर देगा, और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि डायोड ही जल जाएगा। तो इस वाले ये ब्रेकडाउन वाला चीज जो है, कई बार बहुत अच्छा और कई बार बहुत खराब है। इस ये एकदम से अगर मान लो गलती से कुछ ऐसा बन गया, ऐसा पदार्थ डल गया जिसका भंजन वोल्टता बहुत ज्यादा है, तो भैया उसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे ना, तो वो तो बहुत तोड़ फोड़ मचा देंगे और पूरा डायोड जल जाएगा, और जलने के बाद सब खत्म। लेकिन कई जगह इसको यूज किया जाता है मशीनों को बचाने में, वोल्टेज स्टेबलाइजर में। कि जैसे ही यार मान लो बाहर से वोल्टेज ज्यादा आ गया, और मैं मेरी टीवी, मान लो टीवी है जो है वो 40 वोल्ट सहन कर सकती है, और बाहर से एकदम से 70 आ गया, वैसे तो 220 है, लेकिन अंदर ट्रांसफार्मर है छोटा सा, बिंदु सा, तो वो क्या कर रहा है, उसको कम कर रहा है। लेकिन मान लो आ ही ज्यादा गया है, तो कम भी थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, तो अगर उसके रेटेड से ज्यादा चलेगा, टीवी जल जाएगी, फ्रिज जल जाएगा। तो वहां पर लगाया जाता है डायोड रिवर्स बायस में, जिसको हम बोलते हैं जेनर डायोड। आएगा आएगा आगे। जेनर डायोड वो क्या करता है, रिवर्स बायस में लगाता है, और रिवर्स बायस में जैसे ही बाहर का वोल्टेज ज्यादा हुआ ना, वो ब्रेक डाउन भंजन हो जाएगा, और करंट अपने अंदर से लेने लगेगा। और करंट अगर उसने अपने अंदर से ले लिया, तो टीवी को करंट से बचा लिया। टीवी में अब करंट कम जाएगा, जो ज्यादा जा रहा था, टीवी बच गई। वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो ब्रेकडाउन समझ में आया क्या? ये अच्छा, ये वाली लास्ट लाइन लिखी है हमने, ये कहां पर होता है? अपक्षय क्यों वहां होता है? क्योंकि मुझे तो ये चीज कहाँ करवानी है, जहां पर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन उनको तुड़वाना है, और बंधे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? अवशय में। बाकी सब जगह तो मुक्त होते हैं। तो अवशय परत के अंदर ही तो चार्ज फ्री, मूवेबल चार्ज नहीं होते, फ्री चार्ज, तो वहां पर ये होता है। ये लैंग्वेज क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, कि अगर मुझे ब्रेक डाउन करवाना है तो कौन सा क्षेत्र सबसे बढ़िया है, अवशय परत वाले पे ये वाला काम होगा। अब ये दो तरह के, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, दो तरह के भंजन संभव है, दो तरह के भंजन संभव है। पहला है जीनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांच, हिंदी में भी यही बोलते हैं ना, अवलांच, एवलांच, एवलांच। एवलांच को हिंदी में बोलते हैं, सही बोलो, भूस्खलन या हिमस्खलन होता है, जमीन खिसक गई, बर्फ एकदम धस गई पहाड़ों से, उसको बोलते हैं एवलांच, जो बहुत बड़े स्केल में होता है। मतलब एवलांच एकदम से भूकंप आ गया, पूरी जमीन परतें इधर उधर हो गई हैं, पर पहाड़ खिसक गए, इसको बोला जाता है एवलांच। तो जब बहुत भंजन बहुत बड़े लेवल पर हुआ होगा, तो उसको एवलांच बोलते हैं। और ये एक साइंटिस्ट जीनर के नाम पे दिया गया है, कुछ कंट्रोल मैनर पे होगा तो उसको जीनर दिया गया, ये काम का है। ये अपने आप हो जाता है गलती से, और ये हो गया तो सब बर्बाद। एवलांच नाम ही बहुत बड़ा है, कि सब बर्बाद, भूस्खलन हिमस्खलन टाइप की चीज, मतलब डायोड खराब। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना है, फिर मैं एक साथ समझाऊंगा। पहला पॉइंट इसमें लिखते रहना, जेनर वाले में। पहला, लैंग्वेज क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे इसमें, और न्यूमेरिकल तो भी आएंगे ही आएंगे। लिखे? जेनर में पहला पॉइंट, जब डायोड में
डोपिंग, डोपिंग मतलब अपमिश्रण, डोपिंग या अपमिश्रण बहुत अधिक किया जाए। सेकेंड पॉइंट, डोपिंग अधिक होने के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई इसमें कम होती है। डोपिंग अधिक होने के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई इसमें कम होती है। थर्ड पॉइंट, यह भंजन यह भंजन निम्न वोल्टता पर होता है। फोर्थ, यह भंजन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समपोषी, यह भंजन समपोषी नहीं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यह भंजन एक समपोषी अप्रोच है। क्यों, इसमें कंटिन्यू करें। इस भंजन के पश्चात भी संपोषी अप्रोच है, इस भंजन के पश्चात भी डायोड चालक बना रहता है, मतलब काम में आता रहता है। इसमें लास्ट एग्जांपल जीनर डायोड, एग्जांपल है जीनर डायोड, साइंटिस्ट का नाम है जीनर डायोड, जिसे घरों में वोल्टेज स्टेबलाइजर, रुक जाओ देख लेते हैं। ये क्या है भैया, वोल्टेज स्थिरीकरण यंत्र, वोल्टेज नियंत्रक, वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर या फिर वोल्टेज नियंत्रक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब दूसरी साइड आ जाए एवलांच में, ये सब इसका उल्टा है चीजें। जैसे पहला, इसमें डॉपिंग कैसी होगी, कम, इसमें डॉपिंग कम होती है। नहीं, खत्म हो गया, इसमें डॉपिंग कम होती है। सेकंड पॉइंट, अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होती है। यह भंजन उच्च वोल्टता पर होता है। उच्च वोल्टता पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च वोल्टता पर भंजन के कारण उच्च वोल्टता पर भंजन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त नहीं, टूटे हुए मतलब बंद से टूटे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तुम फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लोगे, बंद से टूटे इलेक्ट्रॉन अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ, अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराकर
अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराकर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तथा डायोड को परमानेंट खराब कर देते हैं। तो डायोड को परमानेंट खराब कर देते हैं। चलिए भाई ध्यान से सुनिए क्या चीज है। बहुत आराम से सीखा जा सकता है, ये है याद करने वाली चीज बोली जाती है, लेकिन समझ लिए तो कुछ याद नहीं करना है। यार जेनर साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट ने बनाया होगा तो कुछ तो काम का ही बनाया होगा। एवलांच एक स्खलन, भूस्खलन, हिमस्खलन टाइप की चीज है, यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पर है। तो यार ये बहुत बड़े लेवल पर अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो सब बर्बाद कर देगा। इस वाले के अंदर क्या होता है ध्यान से सुनिए, इसमें डॉपिंग ज्यादा की जाती है। ये जानबूझ के बना रहे हैं ना, तो अगर मुझे ये वाला भंजन करवाना है तो जो मैं डायोड बनाऊंगा उसमें डॉपिंग ज्यादा करूंगा। डॉपिंग ज्यादा करने के कारण डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम आएगी, मतलब वो पोर्शन कम आएगा जहां पर मुक्त आवेश ना हो, जहां बंधे हुए आवेश हो। अरे भंजन वैसे तो पश्च अभिनीति में ही होगा, लेकिन अगर ये वाला पोर्शन जो बहुत कम है वो होगा तो यार जहां पर तोड़फोड़ होनी है वो वाला पोर्शन कम है, सब कंट्रोल में होगा तोड़फोड़। साइंटिस्ट ने बनाया था तोड़फोड़ कम करवाना चाहेगा, इसलिए वो इसको छोटा रखेगा, यानी कि डोपिंग ज्यादा रखेगा। याद रखने का तरीका कि अगर वो बना रहा है तो कम पोर्शन में हो, तक कम पोर्शन में कब होगा, जब डोपिंग ज्यादा हो। अब यार यहां पर ये भंजन जो करवाना है मटेरियल ही ऐसा लिया गया होगा, क्योंकि हम डायोड पढ़ रहे हैं, डायोड को पश्चिम बायस में कर रहे हैं, और डायोड तो पीएन जंक्शन होता है, मतलब पी बनाया गया होगा एक्सट्रिंसिक, एन बनाया होगा एक्सट्रिंसिक। अच्छा वो पी और एन किसी ना किसी से तो बनाया होगा, तो सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, किसी और से। तो ऐसा लो, ऐसा पी और एन लो जिसके अंदर हमारे पास में, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके अंदर, जिसका जैसे मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में, तीसरी। जर्मेनियम में कौन सा, चौथी। एक मैंने ले लिया जिसमें छठी कक्षा में, तो अगर कोई छठी कक्षा में तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो अगर मैंने एक ऐसा मटेरियल ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, और मैंने उससे पी बनाया और मैंने उससे एन बनाया और उनको जोड़ दिया, तो मैंने डायोड बना दिया। और डायोड बना दिया तो बीच में क्या बनी होगी, अवशय परत। और अवशय परत में मुक्त आवेश नहीं है, वहां बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने इसको उन मटेरियल से बनाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना, तो मैं रिवर्स बायस में कम वोल्टेज लगा के उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूँ ना। यानी कि कम वोल्टेज पे ही ये काम हो जाए, और जब कम वोल्टेज पे ये काम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ उसकी गति जुड़ जाएगी, तो किसी से और से टकराएगा तो जलाएगा वलाएगा नहीं। यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जानबूझ के बनाया जाता है कि भाई तो बस आवेश वाहक आ जाए और ये करंट लेना स्टार्ट कर दे। किसी ने बोला हमेशा करंट क्यों नहीं लेना है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि बाद में ही क्यों लें, हमेशा करंट ले लें, इसको रिवर्स में क्यों जोड़ रहे हैं, ये रिवर्स में जोड़ रहे हैं भंजन वोल्टा, तो रिवर्स में ही क्यों यूज जोड़ रहे हैं अभी पता चलेगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं। इसके बाद में भी वो चालक बना रहता है, क्योंकि पश्चिम बायस में भी इसमें करंट एंट्री कर जाता है, बहुत सारा करंट आ जाता है एकदम से, देखा था ना करंट बढ़ता है, वो आ जाता है। जेनर डायोड एक होता है, साइंटिस्ट ने बनाया जेनर भंजन, उसके अंदर उसने जेनर डायोड बनाया कि यार इसको मैं वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज करूंगा। इसमें देखते हैं एवलांच एक बहुत बड़े स्केल में हो रहा है काम, और बहुत बड़े स्केल में हो रहा है, यानी कि डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तोड़फोड़ हो जाए। अब कोई नहीं चाहेगा कि मैं अगर ऐसा डायोड यूज करूं जिसमें आग लग जाए, तो ये सब गलती से होता है। कौन चाहेगा कि मशीन जल जाए। तो अगर मान लो कोई डायोड बनाया जा रहा है और गलती से कुछ ऐसा मटेरियल यूज हो गया जिसका इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं निकलता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बड़ा वोल्टेज चाहिए होगा। और साथ में अगर गलती से ऐसा हो जाए कि डॉपिंग जो है बहुत कम हो गई, गलती से डॉपिंग कम हो गई, तो यार डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, मतलब वो क्षेत्र बढ़ जाएगा जहां पर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। और अगर ऐसा मटेरियल भी यूज कर लिया पी और एन बनाने में जहां पर इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं निकलता है, तो पश्च बायस में तुम बैटरी वोल्टेज बढ़ाए जाओ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, लेकिन एक बहुत ज्यादा वोल्टेज पर एकदम से बहुत तेजी से निकलेगा, और बहुत तेजी से हाई वोल्टेज पे निकला तो अत्यधिक गतिज ऊर्जा, और उससे आपको किसी से भी टकराकर जला बुना देगा सबको, डायोड खत्म। तो एवलांच ब्रेकडाउन में डायोड खत्म होता है, ये गलती से बनता है, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। कंस्ट्रक्टिव मतलब ये जानबूझ के बनाया जाता है कि करवाना है। और कहां करवाते हैं इसको, जेनर डायोड में, हेडिंग डालें जेनर डायोड, न्यूमेरिकल ही आएंगे इसमें, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। जेनर डायोड,
इसे रिवर्स बायस में लगाया जाता है, क्योंकि ब्रेकडाउन पे काम करता है ना, तो इसको कहां लगाया जाता है? रिवर्स बायस। सेकंड, इसे वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बोल रहा हूं। इसे वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में काम में लिया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट चीज है रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे इसको दिखाया जाता है सर्किट में। यार ये क्या है एक बार देखना। डायोड। ये तो नॉर्मल डायोड, एक पी है और एक एन है, और बन गया डायोड। लेकिन यार ये डायोड जो है, मैं जीना डायोड बनाना चाह रहा हूं, तो सोचो जीना डायोड बनाते वक्त इस डायोड को उल्टा लगाऊंगा, रिवर्स बायस में लगाऊंगा तो जीनर। लेकिन यार क्या पता एवलांच हो गया तो मुझे जीनर डायोड में डोपिंग बहुत हाई करनी पड़ेगी, ताकि विड्थ, चौड़ाई कम आए। और साथ में ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा पी और एन बनाते वक्त कि उसका इलेक्ट्रॉन आराम से मुक्त हो जाए, यानी कि वो भंजन अगर करे भी तो कम वोल्टता पे भंजन कर दे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर किसी को जलाए तो नहीं, कम से कम कम वोल्टता के कारण कम गति ऊर्जा आएगी ना। इसलिए हमने इसको दिखाने के लिए कि यार मैंने थोड़ा सोच समझ के डायोड बनाया है, तो ऐसे स्वास्तिक बना देते, ऐसे ये बन गया आगे। मतलब जैसे ये बनाया गया, मतलब इसको उस काम के लिए बनाया गया है। इसमें डोपिंग हाई की गई है, इसमें ऐसा मटेरियल यूज किया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से मुक्त हो जाए रिवर्स बायस में भी, इसलिए ये वाला साइन लगाया जाता है। ये लिख लो। एक लास्ट पॉइंट, फिर न्यूमेरिकल के लिए सर्किट स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है इसके तो। यदि जीना, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, ये क्या बनाया तूने? मैंने भी ऐसा बनाया क्या? देख, ये क्या बनाया, देख कुदरत का करिश्मा। किसने बनाया ये मुझे तो एक मूवी आई थी, इश्क, नहीं शायद। हाँ। यदि जेनर डायोड को अग्र अभिनीति में लगा दिया जाए, यदि जीनर डायोड को अग्र अभिनीति में लगा दिया जाए तो यह सामान्य डायोड की तरह ही व्यवहार करेगा। तो यह सामान्य डायोड की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है भाई, सर्किट देखते हैं हम। इसमें सर्किट कैसे बनेगा और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मॉड्यूल वॉड्यूल लेके आना, इसके एक दो क्वेश्चन और थोड़े से तीन चार फोटो डायोड ये सब बचेंगे, जब सब खत्म हो गया इसका। सर्किट है, ध्यान से सुनिएगा यार। यहां पर मान लीजिए मैंने कोई बैटरी लगाई है, ये बैटरी है 20 वोल्ट की। यहां पर एक रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस को मैंने R1 नाम दिया, याद मत करना यार, हम तो इसको वर्बली सॉल्व करते हैं इसलिए बोल रहा हूं। ये है हमारे पास में एक लोड रेजिस्टेंस, जो है हमारे घर का बहुत महंगा आइटम, जिसको बचाना है। और अगर जिसको बचाना होता है उसके पैरेलल में लगाया जाता है जीनर डायोड, और पश्च बायस में लगाया जाता है। और जीनर डायोड जिसका VZ लिखा है, ये है इसकी भंजन वोल्टता, कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगर मुझे इस मशीन को बचाना है तो मुझे उसके पैरेलल में एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, ताकि ये उस मशीन को बचाना स्टार्ट कर दे। कैसे बचाता है वो समझे। ये VZ जो लिखा होगा जेनर वोल्टा, ये इसको बोलते हैं भंजन वोल्टा। भंजन वोल्टा मान लो 10 है, इसका मतलब 10 पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो बॉन्ड टूट जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और एकदम से ये क्या लेना स्टार्ट कर देगा, करंट। वरना उससे पहले तो रिवर्स बायस में ये अनंत रेजिस्टेंस होने के कारण करंट बहुत कम आता है। तो करंट अभी यहां नहीं आ रहा है, तो करंट यहां नहीं आ रहा है, तो करंट यहां जा रहा होगा, टीवी फ्रिज चल रहे होंगे बढ़िया से, है ना। मान लो ये टीवी या फ्रिज है, जो भी मशीन है जिसको मुझे बचाना है, और ये अधिकतम 25 वोल्ट सहन कर सकता है।
25 वोल्ट से ज्यादा इसको दिया तो ये जल फूक जाएगा, क्योंकि घर रेटेड वैल्यू होती करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा होगा। बल्ब अगर 100 वॉट का है, 200 वोल्ट का है, तो 100 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज उसको दे नहीं सकते हैं। सेम ऐसे अगर ये मशीन 25 वोल्ट से ज्यादा नहीं ले सकता है तो नहीं लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बचाना होगा, तो मैं खरीद के लाऊंगा यहाँ पर एक मशीन जिसको वोल्टेज कंट्रोलर या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं। अगर ये 25 वोल्ट सहन कर सकता है तो मैं ऐसा लाऊंगा जिसकी भंजन वोल्ट भी 25 वोल्ट हो। अगर ये 50 वोल्ट सहन कर सकता है तो मैं यहाँ पर 50 वोल्ट वाला लाऊंगा। तो मैं उसके पैरेलल में लगा रहा हूँ, वैसे भी पैरेलल में यार वोल्टेज सेम होता है। अगर ये 25 सहन कर सकता है तो ये भी 25 वाला खरीद के लाऊंगा और लगा दिया। मान लो यहां पर ये वोल्टेज है तो बैटरी लगा रखी है मैंने, लेकिन घर पे तो क्या आता है, एसी। वो तो मर्जी के मुताबिक कुछ भी आ जाएगा, ट्रांसफार्मर थोड़ा उलझ जाएगा कि उसकी जो टर्न रेशियो जो 1/20 की जगह 1/50 की तरह काम कर दिया उसने एकदम से सडनली, पता नहीं क्या हुआ, तो सब बर्बाद घर में। तो उसके लिए ये लगाना पड़ता है। मान लो ये है 30 वोल्ट, 30 में से ये 10 वोल्ट खा जाता है, ये 10 वोल्ट खा जाता है। तो 30 में से 10 गया तो कितना बचा, 20। तो यहां कितना पहुंचा, 20। तो यहां 20 पहुंचा तो इधर भी 20, इधर भी 20। ये भंजन कब करेगा, 25 पे। तो ये भंजन नहीं करेगा, और भंजन नहीं करेगा तो अभी करंट इसमें घुसेगा नहीं। तो इसमें नहीं घुसेगा तो करंट कहां जाएगा, इसमें। मशीन चल रही है बढ़िया, सब देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। लेकिन एकदम से पगला गया ये ट्रांसफॉर्मर, डीसी नहीं ऐसी है, एकदम से आ गया 50। और 50 आ गया तो इसने तो सोच रखा है कि मैं तो 10 खाता था, लो 12 खा गया, 15 खा गया, करंट एकदम से बढ़ा 15। अब कितना बचा, 50 में से 15, 35। अरे ये तो 25 में बर्बाद हो जाता है। और अगर यहाँ 35 आ रहा है और इसमें 35 पहुंच गया तो ये जल गई। अब कल खाना कैसे खाएंगे तारक मेहता के बिना, है ना। तो किसी का आदत है कि तारक मेहता का देखते हुए खाना खाना है? तो यार अगर ये 35 आ गया तो ये तो जल जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है यार, यहां पर करंट को कम करना है। अच्छा ये 35 कब पहुंचेगा, सोचो यार, इसका रेजिस्टेंस फिक्स है। अगर यहां पर करंट में कम कर दूं तो आई कम, आर तो वही है, तो आई इंटू आर कम हो जाएगा, तो यहाँ ड्रॉप कम हो जाएगा। 25 से कम रखना है वो ड्रॉप। तो 25 से कम ड्रॉप रखना है, यानी कि मुझे करंट यहां कम पहुंचाना है। तो मैंने क्या किया, 35 आ रहा है, 25 पे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो करंट ब्रेक डाउन होते इसमें से करंट ये चालक बन जाएगा, करंट इसमें से आ जाएगा। तो अधिकतम करंट ये ले लेगा, बचा हुआ थोड़ा सा करंट ये लेगा, टीवी चलती रहेगी हाई वोल्टेज पे भी, खाना खाते रहे। तो यहां से इस तरह से बचाया जाता है टीवी को, कि ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम कर लेता है। अब इसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो सीख लें। क्या यार, ये मान लो ये है 40, ये 25, ये 25 का है, तो ये भी, ये 50। पैरेलल में 25 और 25 25 ही होता है। ये अगर 40 है तो ये पूरा 25, 25 इधर आ गया तो यहाँ कितना खाएगा ये, 15। 15 वोल्ट पता चल गया, 15 वोल्ट पता चल गया, आर पता है तो यहाँ आई निकाल लूंगा, V बाय आर। अच्छा क्या यहाँ पर भी V पता चल गया, क्योंकि जितना 25 है, 25 पता चल गया, आर पता है, क्या यहाँ भी आई आ जाएगा। अरे यहाँ आई आ गया, यहाँ आई आ गया, क्या यहाँ का आई निकाल लोगे, इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा। तो हमें क्या उठाना है, ये तो है I1, ये है IL, और ये है IZ। तो मुझे कैसे भी करके IZ निकलवाएगा, तो IZ की वैल्यू तो I1 में से IL को माइनस करना पड़ेगा। लिखो इक्वेशन करते हैं फिर चलते हैं। ठीक है भाई। अब तो थोड़ी जल्दी जल्दी लिख लोगे तुम, वैसे तुम बाकी सबसे बहुत तेज लिखते हो बाकी सारे बैचेस से। पहले स्लो लिखते थे, फिर शायद जब मेरी क्लास ऑप्टिक्स की चलती थी ना, 5-10 दिन तुमने बहुत स्लो लिखा था, फिर उसके बाद तुम सबसे तेज लिखते हो, MP1 इंग्लिश, MP2, MP3, इन सबसे बहुत तेज लिखते हो। बड़े
मजाक कर, कैसा लगा मेरा मजाक? क्वेश्चन। क्या? अब यार ये तो तुम्हारा सालों का एक्सपीरियंस है। अरे मतलब स्कूलों में भी तो छुट्टी होती होगी यार। तो कहाँ ले गया इस बात को? भाई इधर उधर पर्सनल नहीं ले जाने का है। क्या नाम, अमान क्या नाम है? सराफ, शराफत, हाँ। अमानत बोल रहा था। जेनर डायोड से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि यार इसको पश्च अभिनीति में ही क्यों लगाते हैं? अग्र अभिनीति में लगा लेंगे तो यही करंट ले लेगा, टीवी में तो जाएगा ही नहीं। टीवी को तो तारक मेहता देखना है भैया। शॉर्ट सर्किट क्यों? हाँ, लोड रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या निकालना भैया? आई जेड। तो भैया, अच्छा एक चीज और ध्यान से सुने, मैं कैसे, पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा बता दूं, बाकी तुम करते रहना बाद में। यार ये इसकी भंजन बोलता है 5। तो अगर यहां पर मैं, अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच में लेते हैं? हम मान के चलते हैं भंजन हो गया। यार ये 20 लगाया है और ये 5 पर भंजन होगा, मैं कैसे मान लूं कि वहां 5 या 5 से ज्यादा पहुंचेगा? ये भी तो एक इशू है। क्या पता ये 14 खा जाए, 14 वोल्ट, तो यहाँ 6 बचे। क्या पता ये 18 खा जाए, तो यहाँ 2 ही बचे। तो कैसे पता चलेगा कि यार भंजन होगा या नहीं? तो हम स्टार्टिंग में सब मान के चलेंगे कि भंजन हो गया। तो अगर भंजन हो गया तो यार यहां पर कितना वोल्टेज है? 5। तो यहां पर भी कितना जाएगा? 5। पैरेलल है ना। अच्छा, जैसे भंजन हुआ तो ये लाइन में आ गया, और ये लाइन में आ गया तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, तो यहां पर भी 5 वोल्ट होगा। अरे 5 वोल्ट होगा, बता सकते हो यहाँ करंट कितना आएगा? 5/1 किलो ओम, 5 मिली एम्पियर। ये बता, ये क्लियर है? अरे यार, जैसे ये 5 आया तो ये 5 आ जाएगा। अबे रुकना यार, अच्छा चीज चल रहा है, कैसे बात है? ये 5 और ये 5 कितना बनेगा टोटल वोल्टेज? 5। और ये 20 है, तो ये कितना खाएगा? ये अगर 5 खा लिया तो बचा हुआ 15 इसको खाना पड़ेगा। मतलब यहां ड्रॉप कितना होगा? 15। तो अगर 15 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ तो यहां करंट I1 की वैल्यू 15/2 किलो ओम, यानी कि 7 मिली एम्पियर। ये समझ में आया क्या? सोचो सोचो सोचो, 7.5 और यहां कितना आया? 5। तो जरूर यहां 2.5। ब्रेकडाउन सही में हो गया। ब्रेकडाउन हुआ होगा तभी तो यहाँ 7.5 आया और यहाँ 5 आया, तो 2.5 इधर ही आया होगा। अब कैसे पता चलेगा कि ब्रेकडाउन नहीं होगा? मान लो हमने तो मान लिया ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये 5 और ये 5, तो यहां से करंट कितना आया? 5। मान लो जब मैंने इसको सॉल्व किया, अच्छा ये ऐसा करते हैं हम, इसको 6 बोल दे, नहीं 6 नहीं, 8 4 4 5, इसको 13 बोलते हैं। 13 कितना है? 13। 13 नंबर। तो 13 में से इधर कितना गया? 5। इधर कितना जाएगा? 8। 8/2, 4। 4 मिली एम्पियर। और इधर कितना जा रहा है? 5। संभव ही नहीं है कि इधर अब कुछ जाए, यानी कि ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ये समझ में आएगा? और ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ये अब रिवर्स बायस में ही रहेगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो सर्किट अब यही है, अब यही है। ये समझ में आएगा? हमें पहले ये मान के चलना है कि ब्रेकडाउन हो गया। और ब्रेकडाउन कब हम सक्सेसफुली मान लेंगे? कि भैया यहां का करंट इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इधर जाएगा। तो ये एंट्री ले लेगा करंट की। तो यहां से हमारे पास में आया, तो बताओ आई जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 7.5 माइनस 5, 2.5 मिली एम्पियर। होमवर्क लिख रहा हूं मैं बस।
500 में। ये 2 क्वेश्चन है, बाकी एक दो नेक्स्ट क्लास में भाई। मॉड्यूल वॉड्यूल लेके आना नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास रहेगी, खत्म हो जाएगा, उसके बाद में नहीं लगेगी मेरी क्लास, इसलिए मॉड्यूल लेके आना। नहीं लगेगी क्लास, उसके बाद में एआरटी सर की एंटी शेड्यूल देखा होगा ना। एमवी सर या फिर एआरजी सर पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा शेड्यूल खाली नहीं है उधर से। क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं आ पाऊंगा अभी। अब तो रिवीजन ही कराएंगे मार्च से, 1 मार्च से। हाँ रिवीजन कराएंगे, मिक्स मिक्स क्लासेस लगेंगी सबकी, मिक्स हो गया, रिवीजन कराएंगे।